बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का भाग 2 पढ़ेंगे, है ना। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है ना। वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं, आपके शब्दों का निर्माण होते हैं और वर्णों को ही हम अक्षर कहते हैं, है ना। हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। मैंने आपको बताया था अ से ज्ञ तक आपका हिंदी वर्णमाला में अ से ज्ञ तक होता है ना। इसके आपका फिर वर्णों में जो भाग होते हैं, वर्ण के 2 भाग होते हैं आपके, है ना। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। मैंने आपको बताया था स्वर 11 होते हैं आपके। तो स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय जब आप उच्चारण करते हैं तो उससे जो निकलने वाली, जो मुख से निकलने वाली जो हवा है, बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इनकी संख्या 11 है ना। स्वर के आपके 3 भेद होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। पलु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तीव्र समय लगता है ना। जैसे ओम हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पलु स्वर के अंतर्गत आते हैं आपका। फिर आपको मैंने बताया था अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, अंक को कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है ना। जब इनका उच्चारण करते हैं इन शब्दों का, तो ये जो हवा है आपके नाक से बाहर आती है, जैसे गंगा, है ना, जैसे कि आपका कंघा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक में आपका जो चंद्र बिंदी होता है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, मतलब नाक और मुंह में समान दबाव से बाहर निकलती है। फिर आपका, मैंने आपको बताया था कि आपका विसर्ग आ गया। इसमें विसर्ग में आपका ये 2 डॉट होते हैं, इनको हम किस में आप प्रयोग करते हैं, आप संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है इनका, है ना। और ये ह की तरह साउंड करते हैं, इतना मैंने आपको बताया था। प्रातः, अतः, है ना, अंततः आदि ऐसी ध्वनियाँ होती है। फिर आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ वो होती है जो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको, और या अंग्रेजी या दूसरी भाषा के जो शब्द होते हैं हम इसमें प्रयोग करते हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। उसमें आता है आपका निम्न बिंदु, है ना, या नुक्ता बिंदु इसको कहते हैं। जैसे ये फारसी के नीचे लगा है ना, जैसे जहाज हो गया, ऐसी जो इनको क्या बोलते हैं, नुक्ता बिंदु कहते हैं। अर्धचंद्र है, ये बिना उसके बिंदु के होता है, ये अर्धचंद्र बोला जाता है। इसको हम जैसे कि इंग्लिश के जो शब्द होते हैं जैसे डॉक्टर, डॉल, बॉल, इस तरह के शब्दों के साथ लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था व्यंजन, है ना। व्यंजन में आपका क्या होता है, इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनकी संख्या 33 है ना। तो इसमें पहला था आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपका क वर्ग वाले कंठ या गले से आती है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दांत से, और प वर्ग ओठ से, मतलब होठों के द्वारा, है ना। आपके दोनों होठ आपस में टकराते हैं। तो ये आपका स्पर्श व्यंजन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आपका दूसरा था उसमें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है कि जिन व्यंजनों का जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों, स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है ना। मतलब कि ना तो ये पूरे स्वर होते हैं और ना पूरे व्यंजन होते हैं, मतलब उनके बीच का भाग होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। आगे समझ में, तो क्या उसने बोला कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य, मतलब स्वर में क्या होता है, आपकी हवा सीधे मुंह से बाहर निकलती है, और व्यंजनों में क्या होता है, आपके मुंह के कहीं ना कहीं भाग से टकराती हुई बाहर निकलती है ना। तो उसने कहा ना तो पूरे स्वर होते हैं ना पूरे व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है ना। मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ। क्या होते हैं आपका,
अब उच्चारण करो, य, र, ल, व। ठीक है, ये है। अब इनका उच्चारण करोगे तो ना तो पूरे स्वर है और ना ये पूरे व्यंजन होते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा है इसमें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, है ना, जो आपकी मुंह से निकलने वाली जो क्या है, हवा है ना, वो मुंह से निकलने वाली, है ना, हवा या वायु, है ना, तेज गति से, है ना, रगड़ खाते हुए, या रगड़ खाने के मतलब तेज गति से बोलेंगे, तेज गति से आने के कारण, ठीक है, आने के कारण, है ना, उसमें ऊष्मा या मतलब गर्मी, जो भी आप कहना चाहे, है ना, गर्मी पैदा करती है, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं उससे, आपका ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इनकी संख्या भी 4 है आपकी, है ना। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपकी जो मुंह से निकलने वाली जो हवा है, रगड़ खाने के कारण उसमें ऊष्मा पैदा होती है, मतलब गर्मी। आप जब उच्चारण करोगे अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देखना, तो इनसे क्या आपके मुंह से गर्म भाप बाहर निकलती है ना। तो इनको आपकी इसकी संख्या भी 4 है आपकी, श, स, स, ह, ठीक है। इनकी संख्या 4 है आपका। फिर इस पे अन्य व्यंजन जो है आपके, अन्य व्यंजन, फिर आपका अन्य व्यंजन में संयुक्त व्यंजन, आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये आपके ऐसे दो व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग या मेल से, जो भी आपने के योग से बनते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाते हैं, वे आपका संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं आपका, है ना। तो आपका जैसे कि इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है, 4 संख्या है इनकी। जैसे कि आपका लो अक्षर, है ना, तो आपका ये बनेगा आपका क, इसके नीचे हलन लिखा है, पेट पटा श, है ना, और इसका अक्षर ये, है ना। फिर आपका आता है इसमें ज, ये स्वर रहित है, और फिर आपका य, है ना, तो ये क्या बनेगा आपका ज्ञ, ठीक है। फिर आपका त, ये भी स्वर रहित है, फिर आपका र, और ये आपका त्र, ठीक है। फिर आपका श, ये स्वर रहित है, फिर र, और ये आपका श, इस तरह से ये आप इनकी संख्या 4 है। आगे समझ में, ये क्या है आपके संयुक्त व्यंजन, दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से ये बने होते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे समझ में। फिर आपका आता है इसमें द्वित्व व्यंजन, ठीक है। ऐसे दो व्यंजन, है ना, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, आपस में मिले, है ना, तो उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। एक जैसे वाले, है ना, उसमें तो अलग अलग था, इसमें एक जैसे दो व्यंजन, है ना, दो व्यंजन। एक क्या होता है आपका
एक होता है स्वर रहित। स्वर रहित आपको पता है क्या होता है? स्वर रहित मीन्स जिसमें अ साउंड नहीं करेगा जिस व्यंजन के साथ। और दूसरा क्या होता है आपका? स्वर सहित, जिसमें अ साउंड करेगा। आपके व्यंजन मैंने बताए थे सभी व्यंजनों के साथ अ साउंड करता है आपका, है ना? तो आपका स्वर सहित मतलब इसमें अ साउंड करेगा आपका, ठीक है? तो आपस में मिले, आपस में मिले, है ना? तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। जैसे, है ना? जैसे कि आपका लेते हैं क, इसके नीचे हलंत लगाया। हलंत लगाया मतलब कि इसमें अ साउंड नहीं करेगा आपका। फिर क, ठीक है? इस तरह के जो शब्द बनेंगे आपका पक्का, है ना? मक्का, इस तरह के शब्द। फिर आपका जैसे च, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है ना? जैसे बच्चा, सच्चा, है ना? इस तरह के शब्द इससे बनते हैं, ठीक है? फिर आपका आता है श्वास या प्राणवायु की मात्रा के आधार पर आपके क्या है? व्यंजन के भेद है ना? श्वास या प्राणवायु जो भी आप लिखना चाहे, प्राण वायु के आधार पर या मात्रा पर जो भी है आधार पर, ठीक है? आपके व्यंजन के भेद, ठीक है? तो इसमें सभी व्यंजनों के उच्चारण में आपकी जो श्वास है, जो आप सांस लेने की जो मात्रा है, एक जैसी नहीं होती। किसी में कम होती है तो किसी में अधिक होती है। इसी के आधार पर जो है आपके श्वास वायु के आधार पर इनके दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका इसमें अल्प प्राण, ठीक है? अल्प प्राण के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, है ना, अल्प अल्प माने थोड़ा होता है ना? तो उसी के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं ये। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, है ना, आपकी जो श्वास वायु है, है ना, श्वास वायु की मात्रा कम और, है ना, कम और कमजोर होकर निकलती है ना? उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं आपके, है ना? तो कौन कौन से होते हैं आपके? प्रत्येक वर्ग का पहला, आपके वर्ग होते हैं ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग वाले, है ना? तो उसने कहा कि प्रत्येक वर्ग का, इस वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला, है ना, तीसरा और पांचवा, है ना, इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं हम लोग, है ना, तो आपका क्या होता है? और इसके साथ साथ कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ठीक है? ये भी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इससे आपकी जो हवा है मुंह से निकलने वाली जो श्वास वायु है बहुत कम या कमजोर मात्रा में बाहर निकलती है। क ख आप बोलोगे उच्चारण क ख क, है ना, य र ल व। तो आप जल्दी से आपकी हवा जो है मुख से बाहर निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकलती है। तो इनको हम किस में रखते हैं? अल्प प्राण वायु के अंतर्गत रखते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, आपका पांचवा और य र ल व, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं आपके। फिर आपका इसमें आता है महाप्राण, ठीक है? महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है? फिर आपका महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक व्यय होती है, अधिक खर्च होती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, है ना? तो आपका, मैं क्या बोला मैंने? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु
वायु की मात्रा, है ना, आपकी जो मुंह से निकलने वाली की मात्रा अधिक, है ना, खर्च होती है, अधिक मात्रा में बाहर आती है, या कुछ भी आप लिखना चाहें, अधिक खर्च होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? महाप्राण कहते हैं, प्राण कहते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे मैं इसमें अब यहाँ पर लिखती हूँ च, छ, ज, झ और य। ठीक है, य ढंग से नहीं बन रहा है, य। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो मैंने क्या, है ना, तो आपका इसमें जो क्या था, अल्पप्राण में क्या था, पहला, तीसरा और पांचवा था। तो अब इसमें क्या बचेगा आपका? दूसरा और आपका चौथा। ठीक है, चौथा वर्ण हो गया, और बाकी आपके जितने भी ऊष्म व्यंजन है आपके इसके अंतर्गत आएंगे आपका, है ना। हाँ, तो ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत, छ, झ, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे र का हम प्रयोग। ठीक है, र का प्रयोग किस तरह से करते हैं हम लोग? आपका छोटे ऊ और बड़े ऊ जो स्वर की जो मात्रा का प्रयोग करते हैं र के साथ जब होता है ना, तो प्राय भ्रम हो जाता है। इस पर ध्यान देने के लिए होता है, जैसे आपका र प्लस ऊ। ठीक है, इस पे करेंगे तो इसकी मात्रा कैसे आ जाएगी आपकी? ऐसे, रू, र से बिल्कुल टच होती है ना। ये आपका छोटे ऊ की ओ होती है। फिर यदि आपका र प्लस बड़ा ऊ होता है तो उसमें जो र पे मात्रा लगाते हैं वो इस तरह से आती है ना, इस तरह से, रू। ठीक है, ये याद रखना, छोटे ऊ में मात्रा लगती है तो इसमें बिल्कुल टच होके आती है, बड़े ऊ की मात्रा जब लगती है तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे रुचि, गुरु, रूप, रुमाल, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं ऊ की मात्रा में र का। फिर आपका र का विभिन्न रूप में जब हम क्या करते हैं, र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है, तो र के हम 3 रूप आपको देखने के लिए करते हैं, है ना। जब व्यंजनों का, र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में जब हम करते हैं तो आपके कितने रूप में? 3 रूपों में देखने को मिलते हैं। आपने 3 रूपों में लगाते हैं मात्रा, आपने कई बार लगाई होगी, है ना। जिन व्यंजनों में पाई होती है, पाई क्या होता है? ये आपका पाई होती है जिसमें पाई बोलते हैं, है ना। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग प्रदेन होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो उसको स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग हम प्रदेन के रूप में करते हैं। उनके पैरों में किया जाता है, ऐसे करके, है ना। तो उनके पैरों में किया जाता है। फिर जैसे कि आपका मैं लेती हूँ भ्रम, ऐसे, भ्रम, है ना। भ क्या है आपका? स्वर रहित है, तथा र स्वर युक्त है, तो इसलिए इसको हम इसके पैरों में लगाते हैं, ऐसे, क्रम, है ना। तो पाई के नीचे लगाते हैं क्रम। तो क क्या है आपका? स्वर रहित है, और र स्वर युक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं इसमें। फिर जिन व्यंजनों में आपका पाई नहीं होती, ठीक है, तो ये आपका स्वर का पहला रूप हो गया। फिर आपका स्वर का, जिन व्यंजनों में पाई होती है, आपको पाई बताया मैंने, जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रा का प्रयोग आपका प्रदेन में होता है, मैंने बता दिया। फिर जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जिन व्यंजनों में ये पाई नहीं होती उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए रा का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, रूप में किया जाता है जिनमें पाई नहीं होती। कैसे, कौन से शब्द होते हैं? ऐसे आपका प, द, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, इनमें पाई नहीं होती। पाई क्या होता है? इसे बोलते हैं पाई। ये क की पाई है, ये इसकी पाई, है ना। तो जिन आपके व्यंजनों में पाई नहीं होती, है ना, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उसमें रा का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं? इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरह से होता है, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया, तो हम इस तरह से इन शब्दों का र का प्रयोग करते हैं उनमें। ठीक है, र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में भी किया जाता है ना। स्वर रहित दिखाने के लिए रेफ ऐसे करके भी लगाते हैं ना, इसको रेफ बोलते हैं। ठीक है, किया जाता है। आ गया समझ में? तो फिर आपका जैसे सूर्य लिखते हैं, सूर्य, ये आपकी मात्रा, ये क्या है? रेफ मात्रा र की, सूर्य। आ गया समझ में, है ना। फिर जैसे कि उच्चारण करते समय इनकी इसकी जगह जहाँ क्या आवाज आए, है ना, उससे अगले व्यंजन के ऊपर इसके लगा दिया जाता है। जैसे कि सूर्य, र यहाँ पे आवाज कर रहा है ना, तो इससे अगले व्यंजन के ऊपर इसको लगा दिया जाता है, सूर्य, है ना। जैसे कि कार्य, र पहले सुनाई दे रहा है, फिर य के ऊपर
आ गया ना, कार्य। इस तरह से किया जाता है इनका प्रयोग ना। फिर आपका इसमें आता है वर्ण विच्छेद, है ना। वर्ण विच्छेद आप काफी समय से करते आ रहे हैं। किसी भी शब्द में स्वर व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, केवल आपको समझा रही हूँ। जैसे कि आपका मानक, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका म, हलंत लगेगा इसे स्वर रहित, इसमें से आ गया बाहर, प्लस न, है ना, न में से अ को अलग करेंगे हम लोग, प्लस क, ये स्वर रहित हो गया, अ में से अलग। इस तरह से इन्हें क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि आपका एक और लो कोई एक शब्द ज्ञानी, है ना, ज्ञानी लेंगे। अब ज्ञानी में ज्ञ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है ना, दो व्यंजनों के मेल से बनता है। तो अब हम उसको उसी रूप में लिखेंगे, ज य प्लस य, ठीक है। फिर आपका आ साउंड करा था इसमें, आ प्लस न, हलंत लगाएंगे और आपकी बड़ी आएगी। ये इस तरह से होगा, है ना। इसी तरह के जितने भी आपके वो है संयुक्त व्यंजन है, उनको इस तरह से हम लिखेंगे, तभी आपका वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में आएगा ये। धन्यवाद।